नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम लोग आए हैं, जो कि आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आने वाली जो परीक्षा है दोस्तों, उसको ध्यान में रख करके ये सारे प्रश्न जो चुने जा रहे हैं, जो कि इन परीक्षाओं में जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी। तो इसे ध्यान पर देखिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, सुनामी की उत्पत्ति जो है किसके द्वारा होती है? सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। सुनामी की उत्पत्ति समुद्र के भीतर होने वाले भूकंप से होती है। सुनामी तरंग नहीं बल्कि तरंगों की श्रृंखला होती है। सुनामी क्या होती है? तरंग नहीं बल्कि क्या होती है? तरंगों की श्रृंखला होती है। तरंगों की क्या होती है? श्रृंखला होती है। तरंगों के ऐसे श्रृंखलाएँ होती हैं जो महासागरीय नीतल के निकट अथवा उससे नीचे भूगर्भिक परिवर्तनों के कारण पैदा होती है। सुनामी महासागरीय नीतल पर भूकंप, भूस्खलन अथवा ज्वालामुखी उद्गम से पैदा होती है। तो यह बात आप समझ में आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में हरित गृह, ये गृह है दोस्तों, हरित गृह कृषि प्रारंभ की है। तो भारत का पंजाब राज्य है जिसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की है। पंजाब के मार्कफेड, पंजाब के मार्क, ध्यान रखिए दोस्तों, पंजाब के मार्कफेड, कौन? पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के सयाग, कहाँ के? इजराइल के सयाग, इजराइल के सयाग, दो सयाग के बीच 21 अप्रैल 2001 को 21 अप्रैल 2001 को कब? 21 अप्रैल 2001 को हुए एक समझौते के तहत पंजाब में ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से सब्जियां उगाई गईं। किसके? ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से सब्जियां उगाई गई। कहाँ पे? पंजाब में उगाई गई। किसके सहयोग से? पंजाब के मार्कफेड के सहयोग से और पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के सयाग के बीच 21 अप्रैल 2001 को हुए एक समझौते के तहत पंजाब में ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से सब्जियां उगाई गई। तो ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है मसानोबू फुफुका, यानी मसानोबू फुफुका। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मसानोबू फुकुओका, मसानोबू फुकुओका क्या है? फुकुओका, मसानोबू फुकुओका है। वह एक जापानी किसान है। ये क्या है? जापानी किसान है। जापानी किसान है। तो ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी धारणी कृषि का अर्थ क्या है? तो भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता सदैव बनी रहे या अक्षुण्ण बनी रहे। धारणी कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता सदैव बनी रहे। क्या है? उसकी गुणवत्ता सदैव बनी रहे। धारणी कृषि का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए, यानी पर्यावरण में किसी प्रकार का दखल न देते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। नेक्स्ट इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हों, यानी पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण जो उत्पाद होते हैं उन्हें ही इको मार्क प्रदान किया जाता है। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हो। यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स द्वारा 1991 से दिया गया। कब दिया गया? 1991 से दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? ब्यूरो ऑफ इंडिया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा, जो है स्टैंडर्ड्स के द्वारा 1991 ईस्वी
से दिया जा रहा है। तो ये बात आप लोग समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, छाता विधान के नाम से पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य, मतलब पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण संरक्षण अधिनियम 1986, कब? 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान किसके नाम से जाना जाता है? छाता विधान, यानी छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित, कब? 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम में आयोजित, कहाँ पे? स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए उद्देश्य से, यानी लागू करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। यह अधिनियम केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि वो अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा संरक्षण के लिए और पर्यावरण प्रदूषण के लिए निवारण हेतु नियंत्रण अवशमन के उपाय करें। तो ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पलाचीमारा जो पर्यावरण के अपार क्षति के कारण चर्चा में था, अब स्थित है कहाँ है? ये केरल राज्य में स्थित है। पलाचीमारा ये पर्यावरण की अपार क्षति के लिए काफ़ी चर्चा में रहा और केरल राज्य में स्थित है। पलाचीमारा दक्षिण भारतीय राज्य केरल के पलक्कड़ जिले में, कहाँ पे है? केरल के पलक्कड़ जिले में, पलक्कड़ जिले में स्थित है। यह एक छोटा सा गांव है। कोका कोला कंपनी ने क्या किया? कोका कोला कंपनी ने यहाँ अपनी इकाई स्थापित की है, जिसके बड़े पैमाने पर क्षेत्र के जल का दोहन करने के कारण यहाँ पर्यावरण की भारी क्षति हुई है। किसके? बड़े नहीं, इस क्षेत्र के जल का दोहन करने के कारण, बड़े पैमाने पर क्षेत्र के जल का दोहन करने के, जल के दोहन करने के कारण जो है यहाँ पे पर्यावरण की भारी क्षति हुई है। तो बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NEA से क्या आशा है? तो नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। NEA का अर्थ NEA का अर्थ जो है, NEA का अर्थ का तात्पर्य है राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण। क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण। राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी से है, यदि इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण है। क्या है? यद्यपि इसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली, बीच में क्या है? अपीली प्राधिकरण, जिसे NEAA कहा जाता है। NEAA है। तो आप लोग समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। EPA का पूर्ण रूप है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। EPA का फुल फॉर्म क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी। कहाँ की? USA की संघीय एजेंसी, जिसकी स्थापना 1970 में की गई। कब की गई? स्थापना 1970 में की गई, 1970 ईस्वी में की गई थी। यह मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से संबंधित है। क्या है? यह मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों से के निर्माण एवं प्रवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए। ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पे? एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय
अवस्थित है। कहाँ है? एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। यह एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है जिसके कार्यालय 40 से अधिक देशों में स्थापित है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के कहाँ पे है? एम्स्टर्डम में स्थापित है, स्थित है। नेक्स्ट किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। क्या किया गया? विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 किसमें? 239 संविधान का अनुच्छेद 239 क में संघ राज्य दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा दिया गया। किसमें? अनुच्छेद 239 क में। तो अब बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 35वें संविधान संशोधन यानी 35वें संविधान संशोधन 1974 का 1974 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में सहयुक्त राज्य एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया। एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा, कब? 1975 के द्वारा, ध्यान रखिए दोस्तों, 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। सिक्किम को 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। कब? 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में सहयुक्त राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, यानी एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। ये बात आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया? आंध्र प्रदेश। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक बदला नहीं गया। जबकि तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का नाम अद्यतन चेन्नई हो गया। मद्रास का नाम चेन्नई, जबकि कलकत्ता का अद्यतन नाम पश्चिम बंगाल। कलकत्ता का अद्यतन नाम क्या हो गया? कोलकाता हो गया। एवं केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का अद्यतन नाम तिरुअनंतपुरम हो गया। त्रिवेंद्रम का केरल राज्य की राजधानी तिरुअनंतपुरम हो गया। क्या हो गया? तिरुअनंतपुरम हो गया। अब हैदराबाद का भी नाम वर्तमान हैदराबाद का नाम यानी आंध्र प्रदेश की राजधानी अब अमरावती को बना दिया गया है, तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए थे। कितने? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए गए थे। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता, किसकी? फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिश 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित, कौन सा? आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर, किसके? भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में प्रथम राज्य बना। क्या हुआ? प्रथम राज्य
बना। यानी स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश पर 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। नेक्स्ट यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? तो प्रथम अनुसूची। कौन सा? प्रथम अनुसूची। संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं उनके क्षेत्रों का विवरण है। किस अनुसूची में? प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं उनके क्षेत्रों का विवरण है। अतः भारतीय संघ में एक नए राज्य के सृजन हेतु इस अनुसूची में संशोधन आवश्यक होगा। किसमें? प्रथम अनुसूची में संशोधन आवश्यक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। इसमें प्लीहा में होता है। WBC का बनना था, RBC का विनाश कहाँ पे होता है? प्लीहा में। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल, किसका? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना? 120 दिनों का होता है। इसके बाद प्लीहा में, कहाँ पे? प्लीहा में इनका विनाश हो जाता है। लिम्फोसाइटस तथा न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइटस तथा न्यूट्रोफिल्स श्वेत रक्त कणिकाओं के दो प्रमुख प्रकार हैं। लिम्फोसाइटस का निर्माण प्लीहा में होता है। लिम्फोसाइटस का निर्माण किसमें होता है? प्लीहा में होता है। लिम्फोसाइटस का निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि तथा थाइमस ग्रंथि में होता है। यानी लिम्फोसाइट प्लीहा, लसिका ग्रंथि तथा थाइमस ग्रंथि। कौन सा? लसिका ग्रंथि तथा थाइमस ग्रंथि। प्लीहा, लसिका ग्रंथि तथा थाइमस ग्रंथि में होता है। न्यूट्रोफिल्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। न्यूट्रोफिल्स का जो निर्माण होता है दोस्तों, अस्थि मज्जा में होता है। क्या होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ये ध्यान रखिए, न्यूट्रोफिल्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे अवश्य नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। किसमें? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त में ग्लूकोज, ध्यान रखिए दोस्तों, रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा 100 मिग्रा, कितना? 100 मिग्रा 0.1 ग्राम प्रति 100 मिली होती है। रक्त ग्लूकोज के नियम के लिए अग्न्याशय, कौन सा? अग्न्याशय रक्त के लिए पैंक्रियाज से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। किसका? इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। कहाँ से? अग्न्याशय से, पैंक्रियाज से। इस हार्मोन की कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 300 से 500 मिलीग्राम, कितना? 300 से 500 मिलीग्राम यानी मिलीग्राम प्रति 100 मिली रुधिर तक बढ़ जाती है, जिससे मधुमेह यानी डायबिटीज मिलिटस का रोग हो जाता है। तो ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। तो फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम थ्राम्बिन है। कौन सा है? थ्राम्बिन है। रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है? जटिल रासायनिक प्रक्रिया है, जिसे 3 चरणों में बांटा गया है। इसके अंतिम चरण में थ्राम्बिन, किसका? थ्राम्बिन एक एंजाइम की भांति कार्य करके प्लाज्मा की घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन के फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन अणुओं में संश्लेषण को प्रेरित करता है। रुधिर स्कंदन की क्रिया विधि का स्पष्ट विवरण हावेल ने दिया है। रुधिर स्कंदन का क्रिया की विधि का स्पष्ट विवरण किसने दिया है? हावेल ने दिया है। एक बार पुनः देखिए, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिसे 3 चरणों में बांटा गया है।
इसके अंतिम चरण में थ्रोम्बिन एक एंजाइम की भांति कार्य करके प्लाज्मा की घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन के फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन अणुओं में संश्लेषण को प्रेरित करता है। रुधिर स्कंदन की क्रिया विधि का स्पष्ट विवरण हावेल ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। श्वास की गति बढ़ जाती है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने से श्वास की गति में क्रमशः बढ़ोतरी हो जाती है। समुद्र सतह से ज्यों-ज्यों ऊपर चले जाते हैं वायुमंडल की वायु का संयोजन अर्थात इसमें विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्राएं तो वही रहती हैं, किंतु वायु का घनत्व क्या होता है? डेंसिटी कम हो जाती है। वायु का घनत्व यानी डेंसिटी घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अतः पहाड़ों पर शरीर में इस गैस की कमी अर्थात हाइपॉक्सिया के कारण हमारी सांस फूल जाती है। किसके कारण? हाइपॉक्सिया के कारण हमारी सांस जो है फूल जाती है। तो किस कारण फूलती है? हाइपॉक्सिया के कारण, अर्थात श्वास की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। श्वास की दर बढ़ जाती है। तो आप समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति ये दोस्तों को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। तो ये बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं कहाँ पे? अस्थिमज्जा में बनती हैं। लाल रक्त कणिकाएं श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती हैं। लाल रक्त कणिकाएं ने आरबीसी अस्थिमज्जा बोन मैरो में विकसित होती है। कहाँ पे? बोन मैरो में विकसित होती है तथा मनुष्य के शरीर में 100 से 120 दिन तक प्रसारित होती है। कितने? 100 से 120 दिन प्रसारित होती रहती है। तिल्ली या प्लीहा पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। तिल्ली और प्लीहा जो पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। तो ये बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था? तो शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसी हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट या सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी या लौटा दिए थे। नेक्स्ट 30 मई, ये मई नहीं दोस्तों मई है, क्या है? 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 13 अप्रैल 1919 यानी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। टैगोर ने कहा, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। रॉलेट एक्ट को बिना वकील बिना अपील बिना दलील का कानून
या काला कानून कहा जाता है, या काला कानून कहा जाता है। इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी। इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। इसने स्वामी श्रद्धानंद ने आंदोलन लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो रॉलेट एक्ट का बनना जो है जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू हुआ, मार्च 1919 में लागू हुआ, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने निशंस नरसंहार कराया। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी, सांप्रदायिक आवागमन 1932 ईस्वी तथा साइमन कमीशन का भारत आना 1928 की घटनाएं हैं। साइमन कमीशन का भारत आना 1928 की घटना है। तो ये बात समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब रॉलेट एक्ट पास हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है भारत का वायसराय था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 21 मध्य भारत के वायसराय रहे। इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ, यानी 1919 का रॉलेट एक्ट जो है लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में ही पारित हुआ। नेक्स्ट, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो M.N. राय ने। किसने? M.N. राय ने किया था। 1940 ईस्वी में दोस्तों ध्यान रखिए, 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन M.N. राय के द्वारा किया गया था। अजीत राय और इंद्रसेन 1941 ईस्वी में, कब? 1941 ईस्वी में भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल की स्थापना की। भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल की स्थापना की। सोमेंद्र नाथ टैगोर ने 1942 ईस्वी में क्या किया था? क्रांतिकारी समाजवादी दल की स्थापना की थी। सचिंद्र नाथ सयाल ने बंदी जीवन नामक किताब लिखी थी। सचिंद्र नाथ सयाल ने बंदी जीवन नामक किताब लिखी थी। तो ये सारी बातें आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।